नमस्कार साथियों, समर्पित कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं वर्णमाला। आपके जो पिछले टॉपिक में हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला की बात करें तो हमने पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आ से ज्ञा तक। तो इसमें इसका संधि विच्छेद करने के बाद वर्ण प्लस माला। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है वर्ण। वो क्या है? वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण की क्या परिभाषा होती है? उच्चारण की दृष्टि से ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन? वर्ण, जिसके हम खंडन नहीं कर सकते, मतलब जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ख, जय, ले एंड पे आदि, ये हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, जिनका हम खंडन नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ सकता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। तो आज हम बात करेंगे स्वर के बारे में कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं वर्ण स्वर? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वो किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते, मतलब वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जबकि हम व्यंजनों की बात करें तो यह स्वतंत्र नहीं होते, और ये स्वरों की सहायता से किनकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते और किनकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11। तो आज हम बात करेंगे साथियों स्वर कि स्वर के कितने भेद हैं। अलग अलग आधारों पर इनको बांटा गया है। तो हर स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे वो ऐसे कौन से 11 स्वर हैं। देखिए, आ, ए, उ, री, ए, आई, ओ, औ, और इसमें बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो यहाँ पर स्वरों को हमने 3 भेदों में बांटा है। मतलब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो हम इन पर बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें तो इनका उच्चारण करते समय मुख से जो वायु है कम मात्रा में बाहर निकलती है, या हम कह सकते हैं इनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। किनका? ह्रस्व स्वर का समय कितना लगता है? कम लगता है। दूसरी बात करें कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है? 2 गुना। कितना लगता है? 2 गुना समय लगता है। प्लुप्त स्वर की बात करें कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें इनका उच्चारण करते समय कितना समय लगता है? 3 गुना। कितना समय लगता है? 3 गुना। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की बात कर रहे थे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय
कम समय लगता है। इनकी संख्या हिंदी में 3 होती है। कितनी होती है? 4। कितनी होती है? ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। ये हैं हमारे आ, ई, उ और री। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4, क्योंकि ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। दूसरी बात करते हैं हम दीर्घ स्वरों की। इनकी बात करते हैं दीर्घ स्वरों की, क्योंकि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें दुगना समय लगता है। तो यहाँ पर इनकी संख्या है 7। कितनी है? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। उसके बाद आती है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं कि इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जितना ह्रस्व स्वर में समय लगता था उससे तिगुना समय किस में लगता है? प्लुप्त स्वर में। इसका एक चिन्ह होता है ये वाला, इसमें इनका उच्चारण करते समय क्या? तिगुना समय लगता है। इसके हम उदाहरण के तौर पर देखें कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, और एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। तो आप बताइए इसमें से ओम कौन सा शुद्ध है? तो ये हमारा ओम का शब्द नहीं है, ये हमारा एक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। ये ओम नहीं, ओम लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा शुद्ध कौन सा हुआ? ये हुआ। इसमें इससे त्रिमात्रिक का मतलब प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया गया है। जैसे कि इसका उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगेगा। ओम। देखिए कितना खिंचाव हो रहा है, कितना समय ले रहा है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय ले रहा है। तो इसमें अगर हम स्वर की बात करें तो इसके पीछे भी लगा सकते हैं, हम इसके पीछे भी लगा सकते हैं। इस तरह हम 11 स्वरों के पीछे प्लुप्त स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आधार पर हम आगे और बढ़ाएंगे स्वरों को। तो अब हम साथियों पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पर, जिह्वा का मतलब जीभ के आधार पर कि किस तरह उच्चारण किया जाता है स्वरों का, उसके आधार पर हमने जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर का क्या मतलब होता है कि जब इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग उठ जाता है तो उसे कौन से कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। मध्य स्वर का मतलब है कि जब इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग उठता है, उच्चारण करने में सहायक देता है, उसे कौन सा कहेंगे? मध्य भाग। ऐसे स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग इन स्वरों को उच्चारण करने में सहायता प्रदान करे या पिछला भाग उठता हो, उसे कौन सा कहेंगे? पश्च स्वर। तो इनमें से ऐसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से अग्रस्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन सा है। अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं आपके ई, ए, आई और री। ये हमारे 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5 अग्रस्वर के अंदर, ए, आई और री। तो इनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग इनका उच्चारण करते समय सहायक होता है या अगला भाग उठ जाता है। जैसे देखिए ए, आई और री, आप भी यहाँ प्रैक्टिकल के अनुसार देख सकते हैं। तो मध्य भाग की बात करें तो इसमें आ और आ आता है। क्या आता है? आ और आ। तो इसमें 2 आते हैं हमारे स्वर, इनकी मध्य भागों की संख्या 2 होती है। पश्च स्वर में आपके जो शेष बचे हुए हैं वो हमारे ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ और हमारा अंग्रेजी वाला ओ, ये हमारे 5 आते हैं। तो हमारे अग्रस्वर में कौन कौन से? ए, आई और री। मध्य स्वर में आ और पश्च स्वर में ऊ, ओ, औ और औ मतलब ऑपेश, ये डॉक्टर, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगली बात करें कि होस्ट के आधार पर मतलब होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, एक वृत्ताकार और दूसरा है
आवृत्ताकार। वृत्ताकार की बात करें, जब इन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख की या होठों की आकृति कैसी बन जाए, होठ गोल बन जाए, मतलब वृत्त के आकार का रूप धारण कर ले, तो वो कौन से कहलाएंगे, वृत्ताकार कहलाएंगे। आवृत्ताकार के जब इनका उच्चारण करते समय मुख या होठों की आकृति मतलब वृत्त का आकार धारण नहीं करे या वृत्त की आकृति नहीं बनती हो, तो वो कौन से होंगे, आवृत्ताकार। तो वृत्ताकार के अंतर्गत जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख या होठों की आकृति कैसी बन जाए, वृत्त जैसी बन जाए, तो उसके अंतर्गत हमारे देखिए उ, ओ और औ। कौन कौन से, उ, ओ, औ और ओ, अंग्रेजी वर्ण वाला। तो ये हमारे 5 वर्ड कौन से होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। कौन से होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। देखिए इनका उच्चारण करो, ओ, और ओ। तो हमारे होठों की या मुख की आकृति कैसी बन रही है, वृत्त के समान बन रही है। आवृत्ताकार मतलब इसकी बिल्कुल विपरीत में हो जाएगी इसकी परिभाषा, कि इनका उच्चारण करते समय मुख की या होठों की आकृति कैसी नहीं बने, वृत्त के समान नहीं बनती है। तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे हमारे आ, ई, ऊ नहीं, हमारा री, ए और आई, ये हमारे आवृत्ताकार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो साथियों, अभी हमने जिह्वा के आधार पर पढ़ा और ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। अभी हम काल व मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे और भी विभिन्न प्रकार के स्वरों को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम काल और मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जो मात्रा होती है वो किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है मात्रा, कि स्वरों का उच्चारण करते समय, मतलब मात्रा का मतलब, कहने का मतलब ये है कि स्वरों का उच्चारण करते समय जितना जो समय लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय जो समय लग रहा है उसे क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। तो मात्रा के आधार पर यहाँ हमारे स्वर कितने प्रकार के हैं, 2, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अब नाम से ही पता चल रहा, लघु माने कम होता है और दीर्घ माने ज़्यादा होता है, या कह सकते हैं लघु माने कम और दीर्घ माने ज़्यादा। तो यहाँ पर बात करें तो लघु की बात करें तो लघु स्वर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे, उन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, उन्हें हम लघु स्वर कहेंगे। दीर्घ समय की बात करें कि इनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगे, मतलब दीर्घ स्वर में क्या है, लघु स्वर से अधिक समय लगे। तो लघु स्वर के अंतर्गत हमारे 4 स्वर आते हैं, आ, ई, उ और री। लघु स्वर कौन से हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की बात करें कि इनका जो समय है वो कितना लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो इसमें हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। तो ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगली बात करें तो हम पढ़ेंगे तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो तालु के आधार पर 4 प्रकार के बांटा गया। तालु का मतलब होता है जब जिह्वा तालु के या तो आसपास आती है या उससे दूर चली जाती है। तो यहाँ पर हमने 4 भागों में बांटा गया है, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर और विवृत स्वर और अर्धवृत स्वर। अब देखिए, संवृत स्वर नाम से ही पता चल रहा है और इसका 2 ही हैं, हमें 2 रटना पड़ेगा, एक संवृत और एक विवृत। और इसमें अर्ध लग गया है, अर्ध का मतलब आधा होता है। तो यहाँ पर हम 4 प्रकार से हैं, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर और विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। तो इसके आधार पर हम बात करें तो इसमें हम संवृत स्वर की बात करें, जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख अधिकतर बंद रहता है। कैसा रहता है, मुख हमारा अधिकतर बंद रहता है। अर्ध संवृत की बात करेंगे तो इसमें क्या, मुख थोड़ा सा खुला रहेगा। कैसा रहेगा, मुख थोड़ा सा खुला रहेगा। तो इसमें हमारे बात करें तो इसमें हमारी क्या आएंगी, संवृत स्वर में ई और हमारी उ,
और ऊ। तो इसमें हमारा समृत में देखिए यहाँ पर इनका उच्चारण करते चाहिए ई ऊ ऊ। तो इसमें हमारा कम मतलब मुख्य अधिकतर बंद सही है। उच्चारण देखें। अर्ध समृत की बात करें तो इसमें हमारे ए और ओ। अर्ध समृत में क्या जाएंगे हमारे ए और ओ। तो इसमें क्या है हमारा जो जीभ का तालु के भाग से थोड़ा दूरी क्या कम रह जाती है और आधा मुख हमारा खुलासा रहता है। अगली बात करें हम विभ्रत स्वर की। किसकी? विभ्रत स्वर की। विभ्रत स्वर में हमारे आई। साथियों अब हम बात करेंगे तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि जीभ का जो अवृत भाग है कभी तो तालु के पास चला जाता है तो कभी तालु के नीचे चला जाता है। तो इसके आधार पर हमने तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा है। पहला है हमारा समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, तीसरा है विभ्रत स्वर और चौथा है अर्धविभ्रत स्वर। तो हमें इनको जो समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक समृत और दूसरा विभ्रत, क्योंकि फिर उसके दूसरे भाग हैं अर्ध समृत और अर्ध विभ्रत। जब हमें समृत और विभ्रत समझ में आ जाएंगे तो हम आसानी से अर्ध समृत और अर्ध विभ्रत को समझ सकते हैं। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है समृत में क्या होगा कि जो हमारा मुख है वो संपूर्ण रूप से खुला नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा मुख होगा वो बंद रहेगा। कैसा रहेगा? बंद रहेगा। इससे समृत स्वर के अंतर्गत हमारे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। इनका जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख की जो कंडीशन रहती है वो बंद जैसा रहता है, जैसे ई ओ ओ, मतलब पूर्ण रूप से खुला नहीं रहता। अर्ध समृत की बात करें तो इसमें जो जीभ का आवृत भाग है वो तालु के निकट पहुंच जाता है, मतलब उनके मध्य दूरियां कम हो जाती हैं। इसके अंतर्गत ए और छोटा ओ आता है, छोटी ए और छोटा ओ आता है। विभ्रत की बात करें, विभ्रत में क्या है हमारा जो मुख होता है वो पूर्ण रूप से खुला रहता है। कैसा रहता है? खुला रहता है। जब हम विभ्रत स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जैसे कि आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। इसके बात करें अर्धविभ्रत। अर्धविभ्रत में कहेंगे कि इसमें हमारा आधा मुख कैसा रहता है? खुली कंडीशन में रहता है। जैसे देखिए ए ओ आ ओ, तो इसमें क्या है पूर्ण रूप से तो नहीं खुला लेकिन आधा खुला हुआ है। तो इसमें हमारे कौन से हो गए? अर्धविभ्रत। तो हमने इन 4 भागों तालुओं के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा? 4, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विभ्रत स्वर और अर्धविभ्रत स्वर। समृत स्वर के अंदर ए ओ आते हैं, जबकि अर्ध स्वर में छोटी ए छोटा ओ आता है। विभ्रत स्वर के अंतर्गत हमारा बड़ा आता है और अर्ध विभ्रत के अंतर्गत बड़ी ए, बड़ा ओ, छोटा आ और इंग्लिश वर्ण वाला ओ आता है। तो साथियों अगर हमारा आपको पढ़ाना अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इससे अतिरिक्त और बेहतरीन वीडियो हम ला सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।